समय तक पड़ता है तो मरीज को बार बार यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिकरेंट यूटीआई। और ख़ासतौर से जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन के मरीज़ हैं, उनमें सफाई प्रॉपर ना होने की वजह से बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होता है, जो जाड़ा दे के इसमें कस के बुखार आता है और इतना जाड़ा लगता है चिल्स एंड राइगर्स के साथ कि कहीं की रजाई कंबल उड़ा दीजिए, मरीज़ को आराम नहीं मिलता। तो यूटीआई है कि नहीं ये पता लगाने के लिए पेशाब की जांच बहुत ज़रूरी है। पेशाब की जांच को क्या लिखेंगे? यूरिन, रोटीन एंड माइक्रोस्कोपिक और कल्चर सेंसिटिविटी। प्रोटीन और माइक्रोस्कोपिक से क्या पता लगेगा कि यूरिन में पस सेल्स हैं कि नहीं है। नॉर्मली यूरिन में पस सेल्स 5 से कम होने चाहिए, वैसे तो होने ही नहीं चाहिए, पर परमिसेबल लिमिट अगर 3-4 पस सेल्स आ रहे हैं वो मान लिए जाएंगे, हो सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड होना ही नहीं चाहिए, एपिथेलियल सेल्स होने ही नहीं चाहिए, पर अगर 5 से नीचे हैं तो बहुत चिंता की बात नहीं। आप मरीज से कह सकते हैं पेशाब की जगह की सफाई रखिए, कैथेटर की सफाई रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक हो जाएगा। और कल्चर की रिपोर्ट का वेट कीजिए, अगर उसमें कोई ग्रोथ आ रही है तो अकॉर्डिंगली आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मरीज को पस सेल्स इन अबेंडेंस आ रहे हैं कि आपने यूरिन का टेस्ट किया उसमें 80 पस सेल्स आ गए, तो फिर वो एक इंडिकेशन है कि मरीज को फ्रैंक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिंड्रोम भी आजकल कहते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक अगर आप नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये इन्फेक्शन बढ़ करके किडनी तक चला जाएगा और यूरोसेप्सिस भी हो सकती है, पायलोनेफ्राइटिस, किडनी में पस बन जाना, ये भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमको सही जांच करनी है। आज मैं आपको सही सैंपलिंग मेथड बताऊंगा कि अगर ये पेशाब की थैली है तो पेशाब की थैली से कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं कि पेशाब की थैली को उन्होंने ऐसे खोला और खोल करके इससे यूरिन का सैंपल ले लिया, तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। अगर आप इस थैली से सैंपल लेंगे तो ये थैली तो कई दिनों से मरीज के शरीर में पड़ी हुई है और लगी है, तो इसमें बहुत सारा इन्फेक्शन है, तो ये अनस्टेराइल है, अनहाइजीनिक है, इसमें हमको इससे सैंपल नहीं लेना है। सैंपल लेने का तरीका क्या है? ये दीजिए सिरिंज का हिस्सा, इससे आपको जो कैथेटर लगा हुआ है, कैथेटर को मोड़ करके इस तरीके से इसको ब्लॉक कर लेना है। जब आप ब्लॉक कर लेंगे कैथेटर को, तो जो हिस्सा पेशाब के रास्ते से अंदर गया है और ब्लैडर में पड़ा हुआ है, उससे निकासी बंद कर ली तो ब्लैडर के अंदर कुछ यूरिन बन जाएगा। जब ब्लैडर के अंदर यूरिन बन जाएगा तो फिर स्टेराइल शीशी हम लोग लेंगे। स्टेराइल शीशी की हम लोगों ने पैकिंग खोली और पैकिंग खोल करके हम दूसरे पेशेंट में देखेंगे कि हमने इसमें थोड़ी देर पहले ये लगा दिया था, अब इसमें ये इनका कैथेटर पड़ा हुआ है, कैथेटर है, कैथेटर से ये यूरोबैग का हिस्सा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम डिस्कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये रास्ता हमने रोका हुआ है। तो अंदर से जो पेशाब आ रही है वो फ्रेश पेशाब है जो किडनी ने बनाई और ब्लैडर में इकट्ठी है, तो यहाँ से कंटेमिनेशन। एक्सट्रूबेशन, एक्सट्रूबेशन का क्या मतलब है? वेंटिलेटर से बाहर निकालना। ये पेशेंट हमारी कई दिनों से वेंटिलेटर पे थी, बल्कि किसी और हॉस्पिटल से वेंटिलेटर पे आई थी। अब आज ये काफ़ी फिट हैं, इनके सारे वाइटल स्टेबल हैं। अगर हम मॉनिटर को देखें तो SpO2 हमारा 100% आ रहा है, हार्ट रेट 80 है, ये थोड़ा आर्टिफैक्ट आ रहा है, बट हार्ट रेट हमारा 80-82 चल रहा है। तो अगर मरीज से पूछे तो वो कॉन्शियस भी हैं। मरीज की तरफ दिखाएं, जीभ दिखाइए, माता जीभ दिखाइए, हाँ बहुत अच्छा, बड़ी सी जीभ बाहर निकालो, ठीक है, गुड। अभी अच्छे से नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि मुंह में टेप लगा हुआ है। तो एक्सट्रूबेशन करने के लिए मुझको एक सिरिंज चाहिए। एक्सट्रूबेशन करने से पहले मुझे सक्शन करना है तो मुझे एक सक्शन मशीन चाहिए और एक लैरिंगोस्कोप की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे मैं मुंह के अंदर ही देखना चाहूँगा कि मेरे मुंह के अंदर कोई गंदगी तो नहीं है। तो मैंने एक लैरिंगोस्कोप ले लिया और एक ये मीडियम साइज़ वाला मैंने एक ब्लेड ले लिया। इतनी व्यवस्था से मैं इनकी ट्यूब अभी निकालूंगा। तो ये मेरा लैरिंगोस्कोप चालू कर लिया मैंने और ये मेरा वेंटिलेटर लगा है। वेंटिलेटर इनको लगा है सिर्फ CPAP मोड पे। तो पहले SIMV पे थी, फिर प्रेशर सपोर्ट पे थी, अब CPAP मोड पे। तो मैं सबसे पहला काम करूँगा कि CPAP मोड से इनको वेंटिलेटर को रोक दूंगा। तो मैंने इसको स्टैंड बाई पे लगाया, स्टैंड बाई पे लगा के वेंटिलेटर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वेंटिलेटर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये खुद ब्रीथ कर रही हैं, इनका वेंटिलेटर हट चुका है। हम इनको कई बार TP स्टाइल पहले भी दे चुके हैं, तो इनको कोई इस तरीके से ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लाइए सक्शन कैथेटर लाइए। अब एक सक्शन कैथेटर लिया हम लोगों ने। सक्शन कैथेटर ले करके हम लोगों ने ET ट्यूब का सक्शन कर लिया। ET ट्यूब का सक्शन कर लिया हम लोगों ने। ET ट्यूब के सक्शन में हमने
कुछ बहुत विशेष नहीं आया। इसी सक्शन कैथेटर से अब हम मुंह का सक्शन कर लेंगे। तो मुंह देखने के लिए हमने लैरिंगोस्कोप चालू किया और लैरिंगोस्कोप चालू करके थोड़ा सा एक देख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि ट्यूब निकालते ही मुंह की गंदगी लंग्स में चली जाए और फर्दर दवा ऊपर से बैठे, फर्दर कोई चोकिंग हो जाए। तो जो भी मुंह के अंदर के सीक्रेशंस थे एपिग्लॉटिक एरिया में, वो सारे हम लोगों ने सक्शन करके बाहर निकाल लिए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप था। अगर हम ये ना करते तो फिर कुछ चीज़ें लंग में चली जाती और जो हमारे लंग्स ड्राई हैं और बहुत बेटर हैं वो गड़बड़ हो सकते थे। इतना कर लेने के बाद हम लोगों ने सक्शन का हमारा काम ख़त्म हो गया, लैरिंगोस्कोप का भी हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमको धीरे से इस टेप को निकाल देना है, जिससे हमारी एंडोट्रैकियल ट्यूब